राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे दो महत्वपूर्ण धाराओं पर जिसमें सजा का कितना उल्लेख किया गया है। ये दो धाराएं हैं 304B 498। ये दोनों ही धाराएं महिलाओं के लिए लिखी गई हैं और वो भी केवल वो महिला जो विवाहित हो। ये धारा केवल विवाहित महिला पे लागू होती है। अगर महिला विवाहित नहीं है तो इस धारा के तहत मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा सकता। ध्यान दीजिएगा। अब तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ विवाहित महिला के लिए ये एक तरह का अस्त्र और शस्त्र है। ठीक है, 304B और 498A। ठीक है, यहाँ नहीं लिखा हूँ 498 ये। ठीक है, अगर ये अस्त्र है तो ये शस्त्र है। ठीक है, महिला के लिए लिखा हुआ है। धारा कब जोड़ा गया है थोड़ा सा इस पे पहले चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसको जरा देख लीजिए। ये दहेज मृत्यु है, दहेज मृत्यु। अभी मैं बताऊंगा ये धारा कब लगती है, इसमें कितनी सजा दी जाती है। और ये क्रूरता से जुड़ा हुआ धारा है, क्रूरता से। ठीक है, ये धारा जोड़ी गई है 1986 में और ये धारा जोड़ी गई है 1983 में। ठीक, ये राजीव गांधी के गवर्नमेंट में जोड़ा गया था जब वो देश के प्रधानमंत्री थे, और ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय में जोड़ा गया था। इसके साथ एविडेंस की धारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ख भी पढ़ा जाता है। 113 ख यानी 113B, और इसके साथ कह सकते हैं धारा 113A पढ़ा जाता है। ठीक है, लेकिन 113A कोई बहुत ज़्यादा यहाँ रिलेवेंट नहीं है। अभी मैं समझाऊंगा इसको। जब किसी महिला की ये धाराएं लगाई कब जाती हैं, इसी को देखना है आपको। जब किसी विवाहित महिला की विवाह के 7 वर्ष के भीतर, यानी महिला विवाहित हो, विवाह के 7 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु हो गई हो और ये मृत्यु आकस्मिक हो, यानी मृत्यु का कारण पता ना चले। ध्यान दीजिएगा, मृत्यु कैसे हुई है ये पता नहीं चलना चाहिए, और मृत्यु के समय या उसके पूर्व यानी पहले से पति या उसके नातेदारों द्वारा उससे दहेज की मांग की जा रही थी, या दहेज की मांग के लिए महिला के साथ क्रूरता हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, बार बार उसको उलाहना दिया जा रहा था, दूसरों का उदाहरण दिया जा रहा था। देखिए ये इतनी शादी में पाए हैं, ये इतना पैसा पाए हैं, तुम्हारे पिताजी ने कुछ नहीं दिया है, दरिद्र है। मतलब इस तरह की चीज़ें बार बार महिला को, चाहे डायरेक्ट वे में कहा जाए, इनडायरेक्ट वे में कहा जाए, इसके लिए उसे परेशान किया जा रहा हो। ठीक है, और ऐसी स्थिति में विवाह के 7 वर्ष के भीतर आकस्मिक स्थिति में, यानी असामयिक परिस्थिति में अननेचुरल डेथ हो गई हो महिला की। अब मृत्यु जो हुई है ये पता न चल पाए कि कैसे हुई है। ध्यान दीजिएगा, मृत्यु जहर पीने से हुई या जहर पिलाने से हुई, गला दबाने से हुई, या स्वयं से मरी, या उसको मारा गया है, या वो जल के मरी है, या जला के मारा गया है, कुएं में कूद के मरी है, या खुदा के मारा गया है। ठीक है, किस तरह से महिला की मृत्यु, सांप काटने से उसकी मृत्यु हो गई है या सांप से कटवा के उसकी मृत्यु कारित की गई है, कुछ भी पता न चले, तब ऐसी स्थिति में, ठीक है, धारा 304B का मुकदमा बनता है। कौन सा मुकदमा? 304B का मुकदमा बनता है। किस पे? पति या उसके नातेदारों पे। और यहाँ पति तो आप समझ रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नातेदार का मतलब है कि उनके पति के पिताजी, उनकी माँ, उनकी बहनें, उनके भाई, उनके चाचा, इस तरह के लोग। और नातेदार में कभी कभी भाई वो बहन के साथ साथ, ठीक है, जीजा जी भी आ जाते हैं, बहनोई भी आ जाते हैं, जो रिलेटिव लोग हैं। अगर उन लोगों ने भी इस तरह से, ठीक है, यानी ससुराल पक्ष की तरफ से अगर मांग की है, शामिल रहे हैं, बढ़ावा दिए हैं, तो वो भी नातेदार में आएंगे और इन सब पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अब इस धारा दर्ज होने पे कितनी सज़ा दी जाएगी, सज़ा पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये पता चल गया कि महिला की मृत्यु हुई कैसे है,
तो फिर वो धारा 304B का मुकदमा नहीं बनेगा, या तो वो व्यक्ति बरी हो जाएगा या वो हत्या के लिए दोषी हो सकता है या हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दोषी हो सकता है। अब यहाँ पे 304B में सजा कितनी है? मिनिमम 7 वर्ष का कारावास है, ध्यान रखिएगा, कम से कम 7 साल का कारावास अगर इस धारा के तहत किसी को दोषी पाया गया तो जरूर दिया जाएगा, हर हालत में दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, इससे कम नहीं हो सकता है। लेकिन आजीवन कारावास तक भी उसे सजा दी जा सकती है। कितना? आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम सजा आजीवन कारावास है और मिनिमम यानी न्यूनतम सजा 7 वर्ष तक का कारावास है, इससे कम नहीं होगी। अब यहाँ पे कुछ बिंदु आपको ध्यान रखना है कि ये जब अपराध इस तरह की मृत्यु हो गई और ये दर्शित हो गया कि महिला की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर असामयिक रूप से हुई है या जल के मरी है, ठीक है, मतलब जल के कि शरीर जलने से उसकी मृत्यु हुई है, तब अगर ये नहीं साबित हुआ कि मृत्यु कैसे हुई उसकी, यानी मारा गया या खुद मरी है, ये नहीं पता चल पाया और ये दर्शित हो गया कि पति या उसके नातेदारों द्वारा दहेज की मांग की जा रही थी, उसके लिए क्रूरता, उसको बार बार टॉर्चर किया जा रहा था, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम भी करेगा कि वो महिला की दहेज मृत्यु हुई है। मतलब ये एक अपराध है और इस अपराध का प्रिजम्पशन कोर्ट करेगा। यही धारा 113B है जो 1986 में जोड़ा गया है। ये एविडेंस की धारा है, ये महिला के हित की रक्षा के लिए धारा जोड़ी गई है, ठीक है। ये एक तरह से अभियुक्त के खिलाफ ये धारा काम करती है कि यहाँ पीड़ित को ये साबित नहीं करना है, ठीक है, कि उसने दहेज मृत्यु कारित की है, बल्कि कोर्ट खुद प्रिज्यूम कर लेगा कि महिला की दहेज मृत्यु कारित की गई है। हाँ, अब वो इसका खंडन करे कि महिला की मृत्यु कैसे हुई। अगर वो साबित कर दिया कि महिला की मृत्यु खाना बनाते समय नींद आ गई थी, आग लग गई, जल के मर गई, सांप ने काट लिया इसलिए मर गई, बिच्छू ने डंक मार दिया इसलिए मर गई, या स्वाभाविक मृत्यु हो गई है, ठीक है, या कुएं में रात में अंधेरे में पानी भरने गई, कूद के मर गई, मतलब गिर गई भूल से, या करंट लग गया, मतलब कुछ भी, लेकिन उसमें घर के लोगों का कोई रोल नहीं है मारने में, ये क्लियर हो चुका है कि मृत्यु कैसे हुई है, या घर के लोगों ने ही मारा है, उसे जहर दे के मारा, जला के मारा, कुएं में गिरा के मारा, तो ढकेल के मारा, या उसको गला दबा के मारा, जैसे भी मारा, अगर ये साबित हो गया कि मारा है तो मर्डर बन जाएगा, यानी मर्डर का चार्ज लगेगा। और ये साबित हो गया कि मारा नहीं है बल्कि उसकी मृत्यु खुद जलने से हुई है, या कुएं में भूल से गिर गई उससे हुई है, करंट लग गया उससे हुई है, सांप ने काट लिया उससे हुई, तो कोई भी अपराध नहीं बनता है, ये ध्यान दीजिएगा। आरोपी अगर ये साबित कर दिया तो बाइज्जत बरी हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में आते हैं, धारा 498A पे हम लोग चलते हैं। क्रूरता, जब महिला के साथ, यहाँ भी महिला का मतलब विवाहित महिला से 1983 में धारा जोड़ी गई है, ठीक है, इंदिरा गांधी के द्वारा, मतलब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उसी गवर्नमेंट में जोड़ा गया। तो 498A जो धारा लिखी हुई है, इस धारा में क्रूरता की बात की गई है, ठीक है, क्रूरता की बात। अच्छा, ये धारा संज्ञेय अपराध है, ध्यान रखिएगा। FIR तुरंत लॉन्च हो जाएगी, जल्दी बेल नहीं मिलेगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा, जल्दी बेल नहीं मिलेगी, जेल में सड़ना पड़ जाएगा, और इसमें समझौता नहीं हो सकता है, ठीक है, कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। हाँ, ये अलग की बात है, थाने से मिलकर, ठीक है, पार्टियां मिलकर मामले को रफा दफा कर ली, कुछ ले दे करके मामला ख़त्म हो गया, वो एक अलग की बात है, लेकिन कोर्ट से फिर इसका समझौता नहीं हो सकता है। 498 ये क्रूरता है, जब किसी विवाहित महिला को, ठीक है, उसके साथ क्रूरता किया जाता है। क्रूरता, विवाहित महिला के साथ जब क्रूरता किया जाता है, इस क्रूरता में चाहे पति दारू पी के आ रहा हो, पत्नी को मार रहा हो, साग सब्जी ना लाए, कपड़ा लत्ता उसे ना दे, कहीं आने जाने ना दे, ठीक है, उसको मारता है, पीटता है, गाली देता है, तरह तरह से, ठीक है, कुछ भी उस पर कोई लांछन लगाता है, तो या उसके शरीर पे कोई कमेंट करता है उल्टा सीधा, तो ये सब क्रूरता में आता है। ऐसी स्थिति में महिला उस अपने पति पे या पति के नातेदारों पे, नातेदार लोग भी आएंगे, ठीक है, उसमें जो भी घर के लोग हैं वो सब भी इसमें शामिल हो जाते हैं, उन पे धारा 498 का मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। ये संज्ञेय अपराध है, FIR इस पर पुलिस अथॉरिटी खुद दर्ज कर सकती है, और पीड़ित या उसके परिवार के लोग, उसके माता पिता भाई बहन, ये लोग भी कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं या FIR भी दर्ज करा सकते हैं। कोर्ट इस मामले का संज्ञान परिवाद भी ले सकता है, पुलिस रिपोर्ट पे भी ले सकता है,
और अगर ये साबित हो गया कि क्रूरता किया गया है तो कम से कम वो मतलब 3 साल तक का सज़ा और जुर्माना भी है, ध्यान दीजिएगा। जुर्माना तो ज़रूर लगेगा और 3 साल तक की सज़ा आपको दी जा सकती है। वो सज़ा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की भी हो सकती है, लेकिन 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा। और 113 ये जो है क्रूरता से जुड़ा हुआ मतलब प्रिजम्पशन से है, लेकिन ये तब जब कोई महिला सुसाइड कर लेती है, यानी कोई विवाहित महिला विवाह के 7 वर्ष के भीतर सुसाइड कर लेती है और ये दर्शित हो जाता है कि पति या उसके नातेदारों द्वारा उसकी मृत्यु से पूर्व उसके साथ कोई दुष्क्रूरता की गई है, ठीक है, कोई क्रूरता की गई है, तो ये मान लिया जाता है, कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है, मतलब कोई साइल प्रिज्यूम नहीं है, बाध्यता नहीं है कोर्ट के ऊपर। कोर्ट ये मान सकता है कि महिला की मृत्यु उस पति के द्वारा या उसके नातेदारों के दुष्प्रेरण का परिणाम है, यानी उन्होंने उसकी आत्महत्या के लिए उसे उकसाया है, दुष्प्रेरित किया है। ऐसी स्थिति में तो स्थिति खराब हो जाएगी, उस पे जो है धारा 306 का केस बन जाएगा। अगर महिला की उम्र 18 वर्ष से कम है तो 305 का केस बन जाएगा, ठीक है, पति या उसके नातेदारों पे। तो 305 या 306 के केस की दशा में ये 113 लागू होती है। और 498 ये दहेज के लिए भी मांगा जा रहा है, तो भले महिला की मृत्यु हो गई हो, क्रूरता तो आपने किया ही किया है, ये भी आप पे धारा लागू हो जाएगी। और महिला ने अगर आत्महत्या किया और उसके पीछे पति या उसके नातेदारों ने उसे उकसाया है, ठीक है, मतलब इस तरह से उसे परेशान किया है, तो ऐसी स्थिति में भी क्रूरता तब भी बनती है, तो वहाँ भी धारा 498 ये लागू हो जाता है। सज़ा इसमें 3 साल अधिकतम है, इससे ज़्यादा सज़ा नहीं है। हाँ, अगर 305 लगी हुई है तो मृत्युदंड तक की सज़ा की प्रावधान है, आजीवन कारावास, कठोर कारावास तक का। 306 में भी आजीवन कारावास तक का प्रावधान है, ठीक है। अगर ये 305, 306 सब लग गए तो बेल जल्दी मिलेगा नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, परेशान हो जाना पड़ेगा काफ़ी। तो चलिए, उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। 304B 498 ये में कितनी सज़ा है, ये धारा कब लगाई जाती है, ठीक है, कब नहीं लगाई जाती है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। दहेज मृत्यु, दहेज हत्या में क्या अंतर है, इस सब पे तो ऑलरेडी चैनल पे वीडियो बना हुआ है। आप लोग आईपीसी का प्लेलिस्ट देखेंगे तो कम से कम 10-15 वीडियोज आपको आईपीसी पे मिल जाएगा। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग वीडियो पे कमेंट भी करते रहिएगा। कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।